नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का अद्वैत आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं सुधांशु तिवारी। हम लोग रोज की तरह आज भी करंट अफेयर की क्लास करने जा रहे हैं, जहां पे हम ये जानेंगे कि पिछले दिनों में एक दिन में क्या-क्या हुआ है और क्या-क्या चीजें चर्चा में रही हैं, और चर्चा में रहने के साथ-साथ कौन-कौन सी चीजें हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि हमारे लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ज़रूरी हो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस खूबसूरत से सफ़र को। शनैः शनैः बुजुर्ग हो रहा युवा भारत, एसआरएस की रिपोर्ट में चौंकाने वाली तस्वीर। ठीक है, एसआरएस क्या है? रजिस्ट्री जनरल और नमूना पंजीकरण प्रणाली। ठीक है, नमूना पंजीकरण प्रणाली 2023 के अनुसार भारत की प्रजनन दर धीरे धीरे कम हो रही है। भारत की प्रजनन दर क्या हो रही है? धीरे धीरे कम हो रही है। देखिए, अगर आप देखेंगे जनसंख्या का बढ़ने का स्टाइल, तो प्रारंभ में क्या होता है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या होती है? बराबर होती है। तो इसलिए जनसंख्या क्या होती है? स्थिर होती है। फिर उसके बाद में शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं धीरे 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 बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। तो जन्म दर शुरू में तो कम नहीं होती, लेकिन मृत्यु दर क्या होती है? कम होती चली जाती है। अब यहाँ पे ये जो अवस्था है, ये वाली, ये कहलाती है जनसंख्या विस्फोट की अवस्था। क्या कहलाती है? जनसंख्या विस्फोट की अवस्था। फिर धीरे 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 फर्टाइल रेट कम होता जाता है, जन्म दर कम होता जाता है, और लोग बूढ़े होके मरने लगते हैं, तो मृत्यु दर भी कम रहता है। लेकिन अब धीरे धीरे जनसंख्या क्या हो रही है? संकुचित हो रही है। आप देखेंगे जापान इसी दौर में है। जापान में जनसंख्या क्या हो रही है? कम हो रही है। भारत लगभग इस दौर में पहुंचने वाला है। चाइना इस दौर में पहुंच रहा है, ऊपर वाले दौर में। ठीक है, तो ये मॉडर्न थियरी ऑफ पॉपुलेशन है। इसके अलावा माल्थस थियरी ऑफ पॉपुलेशन है, जो ये कहता है कि जनसंख्या जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, एक, उसके बाद दो, उसके बाद चार, उसके बाद 8। ठीक है, तो जनसंख्या कैसे बढ़ रही है? ज्योमेट्रिकल टर्म में 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64, यानी जनसंख्या इस तरह से बढ़ रही है। लेकिन जो संसाधन है वो कैसे बढ़ रहे हैं? अंक गणितीय अवस्था में, यानी 1 के बाद में फिर हो गया 2, फिर हो गया 3, फिर हो गया 4, फिर हो गया 5। एक समय आएगा कि जनसंख्या बहुत ज्यादा होगी और संसाधन क्या होंगे? कम होंगे, क्योंकि संसाधन तो बढ़ रहे हैं 1, 2, 4, 8, 16, 32 के टर्म में ना। सॉरी, जनसंख्या तो ऐसे बढ़ रही है और संसाधन बढ़ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, यानी धीरे धीरे संसाधनों पे दबाव बढ़ता चला जाएगा। अब जैसे ही संसाधन पे दबाव बढ़ेगा, वैसे ही प्राकृतिक आपदा आ जाएगी, लोग मर जाएंगे। और कितना मरेंगे? फेनाइन आ जाएगी, जैसे कोविड जैसा, प्लेग जैसा, हैजा जैसा, जो महामारियां आ जाएंगी और लोग मरना शुरू कर देंगे, और मर के वो लेवल पे आ जाएंगे जहां पर कि संसाधन और जनसंख्या बराबर हो। ठीक है, 2023 में 0 से 14 वर्ष की आयु की आबादी 24% रह गई। वरिष्ठ नागरिकों की संख्या में वृद्धि दर कितनी है? 9.7% सालाना। ठीक है, तो जब हम लोग कह रहे थे कि भारत अभी जनसंख्या आधिक्य के क्षेत्र में है, अब धीरे धीरे हम जनसंख्या घाटा पे जाएंगे। अब समझ लीजिए कि जनसंख्या आधिक्य में हमारे पास संसाधन कम होने के चलते हम विकसित नहीं हो पाए। अब हम जनसंख्या धीरे धीरे हमारी क्या हो रही है? कम हो रही है। अब देखिए आगे क्या ही होता है। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार 15 से 59 साल वर्ग की आबादी 1971 से 81 के दौरान 53.4% से बढ़कर 56.3% हो गई। वहीं 1991 से 2023 के बीच में यह आंकड़ा
57% से बढ़कर 66% हो गया। इस आबादी को कामकाजी आयु वर्ग कहते हैं। कौन सा? जो 15 से 49 होता है, इसको क्या कहते हैं बेटा? कामकाजी। ठीक है। अब देखिए, दिल्ली में ये आबादी सबसे ज्यादा है, 70.8% है। तेलंगाना में 70.2% और आंध्रा में 70.1%। जो बच्चे हैं वो बड़े होंगे, जो बड़े होंगे वो बूढ़े तो होंगे ही। ठीक है। बिहार में इस आयु वर्ग की आबादी सबसे कम 60.1%, राजस्थान में 63.4%, उत्तराखंड में व मध्य प्रदेश में 63.9% आकी गई। जम्मू कश्मीर में 70.1% ग्रामीण महिलाएं कामकाजी आयु वर्ग की हैं। शहरी इलाकों में सबसे ज्यादा कामकाजी महिलाएं असम में, ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ है? असम में है 72.4%। दिल्ली में ग्रामीण कामकाजी पुरुषों की संख्या 72.9% है। असम में शहरी कामकाजी पुरुषों की संख्या 70.9% है। देश में वरिष्ठ नागरिकों की आबादी बढ़ रही है। केरल में 15.1% सीनियर सिटीजन के संग एक नंबर पे, क्योंकि केरल तो अब अपनी जो है पॉपुलेशन पॉलिसी को काफी बेहतर तरीके से सक्सेस कर चुका है। ठीक है। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी और ये रिपोर्ट पहली बार आई है। तो यार धीरे धीरे जब भारत बुजुर्ग होगा, तो जब बुजुर्ग होने का मतलब ये है कि अब डिपेंडेंट लोग ज्यादा है, यानी 16 से कम और इधर 60 से अधिक, और काम करने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे क्या होगी? घटेगी, यानी काम करने वाले लोगों पे भार बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है। अब लिथियम आयन बैटरी का एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट गुरुग्राम में। अब लिथियम आयन क्या होता है? देखिए, जब हम बैटरी बनाते हैं ना इन्वर्टर की, ये जो भी बैटरी है, चाहे वो आप सोलर वाली हो, चाहे वो जहां पे हम ऊर्जा संरक्षित करते हैं, इसमें कैथोड और एनोड होता है, उसमें लगता है लिथियम। ठीक है। SIT सोहना में IMT सोहना में लिथियम आयन बैटरी का उत्पादन शुरू हो गया है। यह प्रोजेक्ट जापान की प्रसिद्ध कंपनी ATL, ठीक है, कंपनी ने 3000 करोड़ की लागत से स्थापित किया है। लिथियम आयन बैटरी के उत्पादन के क्षेत्र में यह एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इसका शुभारंभ गुरुवार को रेल और सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, लिथियम आयन की बैटरी कहाँ? गुरुग्राम में। ठीक है। ये चीजें हैं, आपको हर साल 20 करोड़ बैटरी का उत्पादन करेंगे। ठीक है। ये कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको याद रखना है, क्योंकि लिथियम आयन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बारिश जनित आपदा से बचाव के उपाय। अब इस आर्टिकल में जो कह रहे हैं कि अब लगातार मौसम विभाग ने यह घोषणा की कि इस महीने भर भी जो है मानसून सामान्य बरसेगा, सामान्य से अधिक भी बरस सकता है। सितंबर में पूरे देश में औसत आंकड़ा लगभग 668 मिलीमीटर रहता है। इस बार यह आंकड़ा 168 मिलीमीटर रहता है। इस बार यह आंकड़ा 109% बढ़ने का अनुमान है। केवल 10 सप्ताह पहले तक सूखा, गिरते भूजल स्तर और मृदा जल क्षरण से जुड़े देश के मानसून में अचानक बढ़त वाकई भयाक्रांत करने वाली है। जल अल्पता से कहीं अधिक भयावह अतिवृष्टि और उससे उपजे पारिस्थितिक संकट है। तो खैर, ये आपके डिजास्टर मैनेजमेंट का एक पॉइंट है कि किस प्रकार से बाढ़ को मैनेज किया जाए। इसमें बहुत कुछ ज्यादा नहीं है, वन टाइम पढ़ने लायक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर वो होगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा। इसमें बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे लिए बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है।
अब ये चीज एक अमेरिका की हिपोक्रेसी देखिए, ये कह रहे हैं चाचा कि हमने भारत पर टैरिफ इसलिए लगाया कि भारत जो है यूक्रेन युद्ध खत्म हो जाए। अब समझ में नहीं आता कि भारत पर रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है और भारत पे टैरिफ लगा के ये युद्ध कैसे खत्म करेंगे, यही नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, अब अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत 251 पन्नों की अपील में ट्रंप प्रशासन ने कहा कि राष्ट्र जो है यूक्रेन में रूस के युद्ध संबंध में पहले मौजूद राष्ट्रीय आपात से निपटने के लिए रूसी ऊर्जा उत्पादों की खरीद पर हाल में भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम के आधार पर शुल्क लगाया गया है। ठीक है, अब समझिए कि सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है चीन, एलएनजी और नेचुरल गैसेस खरीद रहे हैं यूरोप, और ये यूक्रेन का युद्ध खत्म करने के लिए भारत पे टैरिफ लगा रहे हैं। ये तो केवल हास्यास्पद बात है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब पुतिन का ये बयान कि भारत और चीन जैसे देशों पर दबाव बना रहे हैं ट्रंप, खैर देखते हैं कि अगले 2 महीनों में ये चीजें कहाँ जाती हैं। ठीक है, तो ये केवल अमेरिका की हिपोक्रेसी है, बस इसको देखते चलिएगा। अगला है वैश्विक संतुलन के ध्रुव और भारत। भारत की विदेश नीति की असल चुनौती यही है कि उसे अमेरिका की एक पक्षीय व्यापारिक नीतियों से पैदा हुए अविश्वास और वैश्विक अस्थिरता का सामना करते हुए भी रणनीतिक और आर्थिक हितों के बीच संतुलन बनाए रखना है। ठीक है, यानी अमेरिका को भी और सबको हमें एक साथ साधना, एक साधे सब सधे सब साधे सध जाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से देखिए हम लोग कैसे साधते हैं, अभी तक तो साधते ही आए हैं। चाहे हम लोग शीत युद्ध के दौर में दोनों शक्तियों को साधना हो, चाहे उसके बाद भी जो है दोनों, जैसे ईरान अमेरिका को संतुलित करना हो, चाहे हम रशिया अमेरिका को संतुलित करना, अमेरिका चाइना को संतुलित करना, हम लोग करते आए हैं। कूटनीति का एक दायित्व यह होता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उभरते हुए शक्ति संतुलन का मूल्यांकन करे और ऐसी रणनीति अपनाए जिसमें किसी ऐसे क्षेत्रीय या वैश्विक शक्ति प्रतिस्पर्धा में राष्ट्र के हित प्रभावित न हो। भारत की विदेश नीति की असल चुनौती भी यही है कि अमेरिका की एकपक्षीय व्यापारिक नीतियों से पैदा हुए अविश्वास और वैश्विक अस्थिरता का सामना करते हुए रणनीतिक तथा आर्थिक हितों के बीच संतुलन बनाए रखे। बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक और विचारधारा के स्तर पर ये देश दीर्घकालिक हितों के दृष्टि से अपना यह समझना जरूरी है, यह समझने की जरूरत महसूस की जा रही है कि देश में की आर्थिक प्रगति निर्बाध चलती रहे। इसके लिए निर्यात और ऊर्जा आपूर्ति सुचारू व्यवस्था कायम हो रहनी चाहिए। अमेरिका चीन के बीच प्रतिस्पर्धा भू राजनीतिक प्रभावों को समझते हुए रणनीतिक हितों को सुरक्षित रखना होगा। बहुपक्षीय मंचों का कूटनीतिक उपयोग करते हुए महाशक्तियों की मोर्चाबंदी की कोशिश से अलग रहना होगा और भारत की समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य की पहचान बनाए रखने के लिए साझेदारी का चुनाव समझदारी से करना होगा। एससीओ शिखर सम्मेलन में बहुपक्षवाद को मजबूत बनाने के संदेश के बीच दुनिया के शांतिपूर्ण, समावेशी और टिकाऊ भविष्य की संभावनाएं पुतिन और शी जिनपिंग के नेतृत्व में खोजना राजनीतिक जटिलता को बढ़ा सकता है। इससे दुनिया की व्यवस्थागत समस्याएं भी बढ़ सकती हैं और भारत इससे अछूता नहीं रह सकता। दरअसल भारत की भौगोलिक स्थिति, आर्थिक आकांक्षाएं और सुरक्षा चुनौतियां इतनी जटिल हैं कि यह केवल एक शक्ति पर निर्भर नहीं रह सकता। इसलिए उसकी भू राजनीतिक जरूरतें उसे अमेरिका, रूस, चीन जैसी महाशक्तियों के साथ अलग अलग स्तरों पर सहयोग और संतुलन के लिए प्रेरित करती हैं। तीव्र आर्थिक विकास को भारत की महत्वाकांक्षी परियोजना में अमेरिका की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। भारत न केवल अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना रहा, बल्कि
अमेरिकी निवेश और पूंजी प्रवाह ने भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र में अभूतपूर्व ऊर्जा प्रदान किया है। लाखों भारतीय पेशेवर अमेरिका में कार्यरत है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में भारतीयों के नेतृत्व में उनका प्रत्यक्ष उदाहरण है सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली वो जगह है जहाँ पे जो है अमेरिकी टेक जाइंट कंपनियां रहती हैं। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के बीच में घनिष्ठ संबंध पारस्परिक निर्भरता बढ़ाते हैं। हाल के वर्षों में रक्षा तकनीक साझेदारी ने भारत की सैन्य क्षमता को कई गुना बढ़ाया। बेसिकली आप इस आर्टिकल में वो चीजें जानेंगे जो हम अक्सर लगातार चर्चा करते आए हैं कि किस प्रकार से हमारा और चाइना रशिया का संबंध आगे बढ़े, लेकिन अमेरिका के मूल्य पे न बढ़े। हमें अमेरिका से बार्गेनिंग करने का लगातार एक स्कोप बना रहे। हमने एक रील बनाई थी जहां पे कि हमने अमेरिका से किस स्तर पे हमने सहयोग किया था, वो सारी चीजें मैंने इंक्लूड की। हालांकि लेमुआ हो गया, कॉमकासा हो गया, वो चीजें हमने ऐड नहीं की थी क्योंकि वो ज्यादा डीप हो जाता, ज्यादा वो हो जाता। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि भारत अमेरिकी संबंध पे एक स्पेशल सेशन करूं। आप लोग इसके बारे में अपनी राय दें तो एक स्पेशल सेशन उसके लिए ऑर्गेनाइज कर दिया जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एडीआर की रिपोर्ट है भैया, नेताजी वाली, जिसमें 302 मंत्रियों में से 174 पर गंभीर अपराध के मामले आए हैं। चुनाव अधिकार संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एडीआर, इसको मैंने अपने मेंस में जब भी मैं प्रशासन सुधार, चुनाव सुधार लिखता हूं तो चुनाव सुधार पे तो अक्सर मैं इस चीज को करता हूं। तो आप इसको पढ़िए और इसको मेंस के दृष्टि से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उस संदर्भ में इसको पढ़िए। क्या कि लगभग 47% मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है। इसमें हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। यह रिपोर्ट केंद्र सरकार द्वारा उन 3 विधेयकों को संसद में पेश किए जाने के बाद आई है जिसमें गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तारी के बाद 30 दिन के हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान है। एडीआर ने 27 राज्य विधानसभाओं, 3 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 643 मंत्रियों के हलफनामे का अध्ययन किया और पाया कि 302 मंत्री यानी कुल मंत्रियों के 47% के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 302 मंत्रियों में से 174 पे गंभीर आपराधिक मामले हैं। अब इसमें देखिए पार्टी वाइज देखिए, विश्लेषण के अनुसार भाजपा के 336 मंत्रियों में से 136 यानी 40% अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है और 88 यानी 26% पर गंभीर आरोप है। अब देखिए कांग्रेस कहाँ पीछे रह सकती है। हालांकि कांग्रेस की सरकारें कम जगह पे है, लेकिन बीजेपी से कम काहे कांग्रेस। कांग्रेस शासित 4 राज्यों में पार्टी के 45 मंत्री यानी 74%। कितना बेटा? 74%। बीजेपी वाले तो खैर ये भी कम नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पे पर आपराधिक केस दर्ज है। इसमें से 18 यानी 30% के खिलाफ गंभीर, यानी यहाँ पे 40% के खिलाफ आपराधिक मामले और 26% के खिलाफ गंभीर आरोप। यहाँ पे 74% के खिलाफ आरोप और 30% के खिलाफ गंभीर अपराध के केस दर्ज है। द्रमुक के 31 मंत्रियों में से 27 लगभग 87% पर आपराधिक है और जबकि 14 यानी 45% पे गंभीर, यानी लगभग आधा मंत्रियों पर गंभीर मामले दर्ज हैं। टीएमसी के 40 में से 13 मंत्री 33% पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें से 8
यानी 20% पे गंभीर आरोप है। टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी का सबसे ज्यादा है, तो इसमें से 23 में से 22 मंत्री 96 की पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और 57% गंभीर आपराधिक केस दर्ज हैं। देखते चलिएगा, ये लोग भारत के डेमोक्रेसी के रक्षक हैं। ये लोग अपने आप को बताते हैं कि हम पीड़ित हैं। आपके 26 में से 11 ये राजनीतिक परिवर्तन वाली पार्टी है। 16 में से 11 यानी लगभग 67% पर आपराधिक केस दर्ज है, जबकि 5 यानी 31% पर गंभीर मामले दर्ज हैं। राष्ट्रीय स्तर पर 72 केंद्रीय मंत्रियों में से 29 यानी 40% ने अपने हलफनामे में आपराधिक मामले घोषित किए हैं। ठीक है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पांडिचेरी के में 60% से ज्यादा मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके विपरीत हरियाणा, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, उत्तराखंड मंत्रियों के खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। एडीआर की रिपोर्ट में मंत्रियों की वित्तीय संपत्ति का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। मंत्रियों की औसत संपत्ति कितनी है भैया? 37.2 करोड़। आप अपने जीवन में 5 करोड़ रुपए कमा लो तो बड़ी बात है, अगर आप ईमानदारी से जॉब करोगे तब। जबकि 643 मंत्रियों की कुल संपत्ति 23,929 करोड़ रुपए। 3 विधानसभाओं में 11 अरबपति मंत्री हैं। कर्नाटक में सबसे ज्यादा 8 अरबपति मंत्री हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश में 6, महाराष्ट्र में 4 ऐसे मंत्री हैं। ठीक है भैया, तो ये नेताजी लोग हैं, इनके खिलाफ जानते रहिए, मतलब इनके बारे में जानते रहिए, आपको काम देगा। ठीक है, खास करके पेपर 3 में जहां पे आप लोक प्रशासन की बात करेंगे। आप देखेंगे कि शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। ठीक है, शिशु मृत्यु दर यानी शिशु मृत्यु दर का मतलब ये है कि 1 साल से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे। एक्चुअली अगर अंग्रेजी में कहा जाए, हिंदी में ये जो बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 1 वर्ष से कम, जिसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। 1000 जीवित जन्मों पर बच्चों की मृत्यु की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह संख्या जितनी कम होती है, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच उतना अधिक बेहतर मानी जाती है। देखिए यहाँ पे MMR, मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट, मातृ दर, यानी क्या होता है कि प्रसव अवस्था में, यानी जब से गर्भवती हुई है और प्रसव होने तक, प्रसवोत्तर अवधि तक, किसी भी कॉम्प्लिकेशन से अगर माँ की स्थिति खराब होती है तो प्रति 1000 जीवित जन्मों पर मृत माताओं की संख्या MMR कहलाती है। ठीक है, MMR। SDG का ख्याल रखते हुए 2030 तक 1 लाख जीवित जन्मों पर हमारा लक्ष्य है कि 70 ही MMR हो। SDG में SDG 3, शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, 1000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत बच्चों की संख्या। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे NHM के तहत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संकेतक अपडेट। ये PIB है 18 मार्च 2025 का। तो मातृत्व मृत्यु दर जो है वो 97 हो गई है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 100 में से 65% की गिरावट दर्ज की गई है। भारत में शिशु मृत्यु दर में 69% की गिरावट, वैश्विक 55% की गिरावट। ठीक है, भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में 75% की गिरावट दर्ज की गई है। कुल स्वास्थ्य व्यय के हिस्से में भारत का जेब से किए जाने वाला खर्चा 2013-14 में 64.2% से घटकर 2021-22 में 39.4% हो गया, जिसमें से आप देखेंगे इसके लिए
जो प्रधानमंत्री का जो स्वास्थ्य बीमा योजना है उसका बड़ी वो है। अब यहाँ पे देखिएगा कि भारत के महापंजीयन द्वारा नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार देश में मातृ मृत्यु दर, ठीक है, 2014 से 16 में 130 से 2018 से 20 में प्रति लाख जीवित जन्मों पर 33 अंकों की गिरावट के साथ 97 हो गई है। ठीक है, अगर आप देखें कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 2014 में प्रति 1000 पे 39 था, अब यह घट के 2020, अभी ये आंकड़ा पुराना है, अभी नया आंकड़ा नहीं है, प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 28 हो गई है। नवजात 1000 पे 28, नवजात मृत्यु दर यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या हो गई है, 2014 में 1000 जीवित जन्मों पर 26 से घटकर 2020 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 20 हो गई है। 5 वर्षों से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर, ठीक है, सालाना 2014 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 45 से घटकर 2020 में 1000 जीवित जन्मों पर 32 हो गई है। ठीक है, तो ये चीज आपको जानना है, और ये आपको सोशल जस्टिस में और काफी बेहतर तरीके से इसको लिखना है। इसको मैं पढ़ाऊंगा अलग से, जब मैं सोशल जस्टिस पढ़ाऊंगा। मैं जस्ट सोच रहा हूँ कि इसके बाद में मॉडर्न हिस्ट्री मिडवल छोड़ दूंगा, एंशिएंट हिस्ट्री के बाद में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, और उसके बाद में आ जाऊंगा पॉलिटी पे, और फिर उसके बाद में हम लोग सोशल जस्टिस पे आ जाएंगे। तो थोड़ा सा धीरे धीरे जैसे जैसे वो होगा, आप लोग थोड़ा सा लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जैसे जैसे चीजें बढ़ेंगी मैं इस पे और ज्यादा टाइम देते हुए आपको और ज्यादा फाइन मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, और बेहतर क्लासेस होने लगेंगी। थोड़ा सा अभी जो आवाज का इशू है वो भी खत्म हो जाएगा, जल्दी ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज है कि जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी सुधारों को देश के लिए सहयोग के और विकास की दोहरी खुराक कहा है। ठीक है, दूसरा कि हम अमेरिका से भले से हमारा वो है, लेकिन हम यूरोपियन यूनियन से एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, पूरा करने की कोशिश कर रही हैं। और भारत, मध्य पूर्व और यूरोप, मैंने बताया था ना, आईमैक जो कॉरिडोर है, जो भारत से यूरोप तक आर्थिक गलियारा जाएगा, उस पे जल्दी से जल्दी काम करने की बात कर रहे हैं। ठीक, भारत और सिंगापुर क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई, ऑटोमेशन और मानव रहित जहाजों के जैसे उभरते क्षेत्र में रक्षा प्रौद्योगिकी शहरों बढ़ाने के लिए सहमत हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद में सब्सिडी के साथ 24 रुपए प्रति किलोग्राम के दर पे प्याज बेचने वाली मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाई। ठीक है, अब नीचे वही है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, कोंकण, गोवा में तेजी से बारिश का अनुमान व्यक्त किया है मौसम विभाग ने। और एशिया कप प्रतियोगिता में भारत और मलेशिया में के बीच में सुपर 4 में मुकाबला हो रहा था। और ये जो न्यूज है ये समाचार संध्या का मुख्य समाचार है। ठीक है, अब आइए UIDAI, यानी हमारे वो अथॉरिटी जो कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जो कि हमारा आधार कार्ड बनाती है, अगस्त 2025 में 221 करोड़ आधार प्रमाणीकरण लेन देन दर्ज किए। यानी हम आधार से जो लेन देन कर रहे हैं। आधार क्या है, तो डिजिटल व्यक्तिगत पहचान है, बायोमेट्रिक सत्यापन करके एक विशिष्ट संख्या हमें दी जाती है। अभी तक 1 अरब से ज्यादा नागरिकों को दे दी गई है, यानी लगभग 100 करोड़। आधार प्रमाणीकरण लेन देन का महत्व मुख्य रूप से इस जो है क्षेत्रों में, अगर सब्सिडी में है, बैंकिंग एड में है, मोबाइल सिम में, पासपोर्ट में, निजी सेवाओं में, स्वैच्छिक पहचान देने के लिए। ठीक है, आप देखेंगे कि अगस्त 2025 के 221 करोड़ प्रमाणीकरण लेन देन जनता के भरोसे को दिखाता है कि आधार पे लोगों को भरोसा है।
ठीक है, रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। ये डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक बड़ी हमारी पहचान बनाता है UIDAI। ठीक है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण स्थापना कब हुआ था? तो देखिए, ये हुआ है आधार अधिनियम 2016 से। नियामक कौन है? इलेक्ट्रिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार। ठीक है, दृष्टि क्या है? हर निवासी को विशिष्ट पहचान प्रदान करना और कभी भी कहीं भी इसकी उपलब्धता, डिजिटल प्रमाणीकरण और प्लेटफॉर्म की उपलब्धता। आप जब फोन लेने जाते हैं, जब सिम वगैरह लेने जाते हैं, तो आप क्या करते हैं? अपना आधार नंबर देते हैं, आधार नंबर के साथ में वो आपका एक फोटो थंब इम्प्रेशन लेता है और एक फोटो खींचता है, बस हो गया आपका काम। आप जाइए पैसा निकालने, आपको जो है आधार नंबर डालिए, अंगूठा लगाइए और पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रही आज की कुछ प्रमुख समाचार। चलिए आगे फिर मिलते हैं, बात करते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को कहिए। हम आपके लिए और अच्छे-अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे, जिससे आपकी तैयारी को एक नई उड़ान मिल सके। और इस बात के लिए श्योर और सर्टेन हो जाइए कि आपको जो क्वालिटीज़ दी जा रही हैं, वो लाखों रुपए लेकर के जो बड़ी कोचिंगें देती हैं और कुछ कोचिंगें जो लाखों रुपए लेकर के आपके साथ धोखाधड़ी करते हैं, उन सबसे बेहतर है, क्योंकि मैंने खुद उस प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाया है। आप लोग निसंकोच होके पढ़िए, कोई भी समस्या है हमसे पूछिए। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए नमस्कार।